पहली बात है कि रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, हलाल अहमर एक ही चीज़ के सारे नाम हैं। 1974 में जो है इसको रेड क्रिसेंट का दर्जा दिया गया। इससे पहले रेड क्रॉस इसका नाम था। ड्यूरिंग डिजास्टर एक दूसरे की यूनिवर्सैलिटी है इनमें। 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, देने वाला हाथ लेने वाले से हमेशा अच्छा होता है। मैंने खुद 50 दफ़ा ब्लड दे चुकी हूँ। मेरी पूरी रेड क्रॉस की टीम सब डोनर है। कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ काम ही नहीं है, स्वाब भी है, जिसको मैं कहती हूँ कि मुझे प्राउड भी है अपने आप पर कि मैं रेड क्रॉस से हूँ, रेड क्रिसेंट से हूँ, कि इसके पास मिलियन बिलियन रज़ाकार हैं। अच्छा, ये रज़ाकारों की जमात है असल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विज़िट करेंगे हलाल अहमर लाहौर के ऑफ़िस का। यहाँ पे डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे मालूमात कुछ हासिल करेंगे हलाल अहमर के हवाले से, कुछ उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से। डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं, नवाए वक्त फैमिली मैगज़ीन और मंथली फूल में आर्टिकल लिखती हैं। इसके अलावा वो 100 डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी कर चुकी हैं। पाकिस्तान में कभी रेड क्रॉस अदारा हुआ करता था, उसके बाद फिर हमने चर्चा सुना हलाल अहमर का। डॉक्टर साहिबा से इस हवाले से पूछते हैं कि क्या ये अदारे अलग अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आज आपके जो भी हैं क्वेरीज़ उनको। पहली बात है कि रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, हलाल अहमर एक ही चीज़ के सारे नाम हैं। और रेड क्रॉस जो है इंटरनेशनल नाम है इसका, असल में पहला नाम ही है। और रेड क्रिसेंट जब वो तुर्की के वाक़यात हुए, शायद आपको याद हो, तो उस वक़्त इन मुसलमानों ने कहा कि जी ये शायद क्रिश्चियनों की जमात है, तो इसके ऊपर फिर इन्हें क्रिसेंट दिया गया। और वो जो क्रिसेंट है, सब मुसलमान कंट्रीज़ रेड क्रिसेंट, और फिर हमें आरसी इकट्ठा ही लिखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्विस बेस्ड है। और जो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना है तो 20 दिसंबर 1947 को कायदे-ए-आज़म साहब ने इसकी जो थी बुनियाद रखी, क्योंकि ये पहले इंडिया रेड क्रॉस था, ये वाली बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हैं। अच्छा। और ये पाकिस्तान रेड क्रिसेंट फिर बना 1974 में जो है इसको रेड क्रिसेंट का दर्जा दिया गया। इससे पहले रेड क्रॉस इसका नाम था। तो जो रेड क्रॉस है इंटरनेशनल नाम है, और रेड क्रिसेंट तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, हलाल अहमर, अरबी और सब जो लोग हैं। और उर्दू में रेड क्रिसेंट को ही उर्दू में आप हलाल अहमर कहते हैं। तो ये असल में एक ही चीज़ है और उसी के सारे नाम है। आपको क्रॉस नज़र आए, मेरी जेब पे नज़र आएगा, क्रिसेंट नज़र आए, या क्रॉस और क्रिसेंट इकट्ठा नज़र आए, तो ये फेडरेशन है हमारी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, जो इस वक्त 195 मुल्कों में काम कर रही है। और ये ड्यूरिंग डिज़ास्टर, असल में बेसिकली ये डिज़ास्टर डिपार्टमेंट है। और ये ड्यूरिंग डिज़ास्टर एक दूसरे की यूनिवर्सैलिटी है इनमें। 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, वॉलंटरी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी, यूनिवर्सैलिटी। तो ये इसके जो हैं, इसमें ह्यूमैनिटी की बेस पे काम करती है पूरी दुनिया में। और इसमें किसी मज़हब या कल्चर या किसी खित्ते का कोई वो नहीं है। ये अपने आप को जहाँ पे आपको क्रॉस क्रिसेंट कहीं पे भी नज़र आएगा, ये एक ही जमात के सारे स्लोगन और नाम है। ये आपकी जिम्मेदारियाँ इसमें। मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट में मैं 5 जुलाई 2005 में आई थी, यानी 19 साल हो चुके हैं मुझे। तो थोड़े अरसे बाद ही अभी मैंने ज्वाइन ही किया था जुलाई में। तो अक्टूबर में आपको याद होगा अर्थक्वेक आ गया था कश्मीर में, तो मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला उस वक़्त। तो उस वक़्त जो पाकिस्तान की इवन डिज़ास्टर डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट ना प्रिपेयर्ड नहीं थे इस बड़े विक्टिम के लिए कि भाई इतना बड़ा जो अर्थक्वेक आया है, तो तैयारी कुछ भी नहीं थी। उसके बाद जो था, जब हम को काम करने के लिए कहा गया और हमें बड़ा अच्छा लगा। एक तो रमज़ान का महीना था, दूसरा देने वाला हाथ लेने वाले से हमेशा अच्छा होता है। तो हमें, जब हमने लोगों की मदद की, वहाँ लोगों की हेल्प की, लोगों को ड्यूरिंग डिज़ास्टर, ख़ासतौर पे बच्चों को, औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, उनके लिए मेडिकल कैंप किए, उनके लिए इमदाद इकट्ठी की, लोगों से पैसे इकट्ठे किए और वहाँ उनको हेल्प की। तो उस वक़्त ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ
काम ही नहीं है, सवाब भी है। तो मैं तो सुबह अब भी सवाब की गर्ज से ही निकलती हूँ। ये मेरा बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं होता कि इसकी मुझे ज़रूर पे मिलती है, लेकिन मेरा हमेशा अपना जज्बा यही होता है कि मैं यहाँ जो काम कर रही हूँ आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द टाइम भी हम काम करते हैं। इवन संडे को, सैटरडे को, छुट्टी के बावजूद हमें बुलाया जाए या काम कहा जाए, हमने कभी इनकार नहीं किया। अच्छा, फंडिंग आपकी ज़्यादा कहाँ से होती है? हमारी फंडिंग वैसे तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई गवर्नमेंट से तो कोई फंडिंग नहीं होती, लेकिन ये है कि जो नेशनली जो रेड क्रिसेंट फंड है, अभी भी बच्चे जमा करते हैं कॉलेजों में, तो 10 रुपये 20 रुपये होती है, लेकिन बहुत से कॉलेज जमा कराते हैं और बहुत से कॉलेज नहीं भी जमा कराते, क्योंकि बाकायदा कोई उसका वो नहीं। लेकिन वो डायरेक्टर जो हमारे कॉलेजेस हैं उनको जमा करवाते हैं, और फिर डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो रेड क्रिसेंट को जमा कराते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और लेकिन हमारी फ़र्स्ट एड, हमारी RFL, हमारी जो चीज़ें इंटरनेशनल फंडेड हैं, उनका इंटरनेशनली फ़ंड जो फंडेड डिपार्टमेंट है वो फ़ंड से चलते हैं, IFRC के जो ICRC के हैं। तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट अपनी बेस पे चल रहा है बस अल्लाह ही चला रहा है इसे। अच्छा, इसकी ब्रेकडाउन क्या है, इसके चेयरमैन, सदर, फिर इसका बेसिकली इसका हायरार्की इसकी ऐसी है कि जो पाकिस्तान का सदर होता है जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही, क्योंकि 1859 में ये जो इदारा कायम हुआ है, तो 1864 में पहला जेनेवा कन्वेंशन, उसमें ये तय कर दिया गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ही हम जब भी कोई अर्थक्वेक या विक्टिम या कोई भी जंग होगी उसमें हेल्प करेंगे, लोगों की ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करेंगे, और जो भी आया ज़लज़ला या सैलाब उसमें मदद करेंगे। उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा वो इसका प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, और जो भी गवर्नर होगा वो प्रोविंशियल ब्रांच का प्रेसिडेंट होगा, और जो भी DC होगा वो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होगा, और जो तहसीलदार होगा वो किसी भी तहसील का इंचार्ज होगा। लेकिन ये असल में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं कहती हूँ कि मुझे प्राउड भी है अपने आप पर कि मैं रेड क्रॉस से हूँ, रेड क्रिसेंट से हूँ, कि इसके पास मिलियन बिलियन रज़ाकार हैं। अच्छा, ये रज़ाकारों की जमात है असल में। तो जो रज़ाकार हैं वो आपको पता है बिला मुआवजा काम करते हैं, उनको कोई पे नहीं मिलती, लेकिन उनको ज़रूर इदारा ओन करता है अपनी ट्रेनिंग्स में इंसेंटिव के तौर पर। तो पाकिस्तान में कितने हैं? पाकिस्तान में ये 8 इसके बड़े ऑफिस हैं। अच्छा, 4 हमारे सूबों में जी, और AJ के फाटा और नेशनल हेडक्वार्टर को डाल के और गिलगित बल्तिस्तान को डाल के हमारी 8 बड़ी ब्रांचेज़ हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज़ हैं, फिर तहसील पे ब्रांचेज़ हैं। तो ये ऐसे ही काम कर रहा है। इसकी हायरार्की बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी है, लेकिन पंजाब ब्रांच के इसको जो हमारे चेयरमैन हैं वो एक्स जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फ़ारूक साहब हैं। अच्छा, जो इस ब्रांच को हेड कर रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 साल से। रज़ाकारों की तादाद पाकिस्तान में कितनी? पाकिस्तान में रज़ाकारों की तादाद मुझे कोई इस वक्त फिगर नहीं याद, लेकिन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये ना वैसे आपको बता दूं कि हमारे 5% स्टाफ होता है जी, हमारे ऑफिस में भी और काम में भी, 95% रज़ाकार होते हैं। अच्छा, ये हज़ारों की तादाद में तो होंगे पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान में भी हज़ारों की तादाद में, एग्जैक्ट फिगर। अच्छा, उनको आप कब रूए कार लाते हैं? ये देखें, कल अशूरा की पोस्ट लगी थी, तो इसमें हमारे 2 एक्सपर्ट वर्कर थे, बाकी सारे रज़ाकार थे। ठीक है। तो ये कोई 12 की टीम थी जो सुबह भी गई है, शाम को भी गई है, और इनकी हवेली में और जो करबला गामे शाह में काम कर रही। इसी तरह हमारे जो ड्राइवर था वो एम्प्लॉई था, 2 एक्सपर्ट साथ थे। तो मोस्टली ऐसे ही होता है, हमारी जो रज़ाकारों की टीम है वो बड़ी एक्टिव है और उन्हें ट्रेंड किया जाता है। इससे पहले जाने से पहले कि वो किसी भी डिज़ास्टर या विक्टिम में जाते हैं, उन्हें पहले बुला के फिर उन्हें जैकेट और टोपी दी जाती है, फिर उनको ट्रेंड किया जाता है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी उसको मिलता है, और फिर वो जो जाते हैं जहाँ उनको पार्टियाँ भी एक बाज़ का दिया जाता है और बाज़ ट्रेनिंग्स में नहीं होता, लेकिन वो अपने जज्बे से आते हैं। अभी लोगों में जज्बा है, मायूसी की बात नहीं है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में आजकल इतनी महंगाई है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो इंटरनेशनल ही है वो मुझे एग्जैक्ट फिगर इस पर याद नहीं, इतने मिलियन बिलियन में है रेड क्रॉस के वॉलंटियर। अच्छा, हम आपके ऑफिस में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यूँ लगता है कि आप सुबह आती हैं, शाम को यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं फारिग नहीं हूँ। तो क्या मसरूफियात होती हैं? नहीं, वो असल में मेरे पास थैलेसीमिया सेंटर है, ब्लड बैंक है, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ना ब्लड से रिलेटेड बड़ी मिथ्स हैं जी। लोग कहते हैं मैं गिर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। किसी से भी क्वेश्चन करके देखें आपने खुद कितनी दफ़ा ब्लड दिया, ठीक है। तो
कोई होगा जो कहेगा कि मैं रेगुलर डोनर, हाँ जी, वरना जिंदगी में 1 या 2 दफा किसी ने दिया होगा, वो भी मजबूरी में, किसी अपने लव हाँ जी, वन को, बिल्कुल। किसी अपने माँ बाप को, बहन भाई। तो इन थैलेसीमिया के बच्चों को लोग ब्लड बहुत कम देते हैं। मुझे फिर जहाँ से कैंप मिल जाता है, जी, फिर मेरी आखिरी कोशिश होती है कि जाऊँ, लोगों को मोटिवेट करूँ, पम्फलेट लगाती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ, फिर वहाँ हम खींच के लाते हैं। ठीक। ये नहीं है कि कोई खुशी से आके ब्लड देता है। इवन जो हमारा कैंप करा रहा होता है वो भी बेचारा बड़ा ही अल्लाह का नेक बंदा होता है जो करवा रहा होता है। जी, जिस भी कॉलेज में जाएं या जिस भी इंडस्ट्री में जाएं या जिस भी इलाके में जाएं, हमें वो जो करवा रहा होता है वो भी पूरी मेहनत कर रहा होता है। ठीक। उसको भी कोई गर्ज नहीं होती, हमारी भी कोई गर्ज नहीं, सिवाय इन बच्चों के कि इनके लिए कुछ ब्लड इकट्ठा हो जाए। और ये हमारी सोसाइटी का आलमी है कि हम पता नहीं बुराई को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और जो कोई अच्छी बात है उसे आज तक सदियां गुजर गई हैं लोगों को। और नबी पाक भी हिजामा की प्रैक्टिस करते थे, पता है इसके देने से नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ जी, आपका हमेशा ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है, कैंसर नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं आता, स्ट्रोक देखें आजकल ठीक, कितना है, ठीक है। बीपी कितना बड़ा है। हाँ जी, आपका खुद ब खुद ब्लेसिंग है अल्लाह की, अगर आप डोनर हाँ हैं तो आपका खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम डरते हैं, और वो फिर हमारे लिए जब कैंप मिल जाता है तो फिर दुनिया की कोई चीज़ मैं उसके ऊपर ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो अच्छा, मैं कहती हूँ पहले कैंप कर लूँ। महीने में या हफ्ते में कितने कैंप? हम तकरीबन हम हफ्ते में 3 जुम्मे को मोमन नहीं करते, हफ्ते को नहीं करते, बाकी सारों दिन ही कर रहे होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप हाँ, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये थैलीसेमिया के लिए ये आपको ज़रूरत कितनी होती है और रिक्वायरमेंट कितनी होती है और ज़रूरत पूरी कितनी? हमारी ज़रूरत, हमारे बच्चे हैं इस वक्त 810 बच्चे रजिस्टर्ड है हमारे पास। 810 बच्चे फैमिलीज, उनमें ना एक किसी फैमिली का 2 बच्चे हैं, किसी फैमिली के 3 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है। तो इसी तरह है ये, हमें डेली 17-18 बैग लेके बच्चे चले जाते हैं, ठीक। और 20 से 30 बैग इधर ब्लड बैंक के अंदर हमें ब्लड लगाना पड़ता है। 5 से 6 गायनी के केस में चले जाते हैं। अमूमन लड़कियों के आजकल बच्चे पैदा होते हैं जब तक ठीक हम है। ब्लड नहीं देते। अच्छा, एक्सीडेंट केस में नहीं, अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, एक्सीडेंट केस में भी 4 से 5 डेली चले जाते हैं। और डेली बाइक पे लड़के, वो जो है ना आता है हमारे पास केस के, जी बाइक लग गई है और ब्रेन जो है ना उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और चोट लगी है, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो गई है, हमें ब्लड दिया जाए। तो कोई पैसा नहीं चार्ज करता, रेड क्रिसेंट अपने पल्ले से ब्लड बैग खरीदता है, क्रॉस मैच करता है, स्क्रीनिंग करता है, और लोगों को फ्री ऑफ द कास्ट ये ब्लड दे दिया जाता है। इन बच्चों को भी फ्री लगता है। जी, इन बच्चों की ये हमारे लिए मजबूरी है बच्चे, ठीक है। कि इनके डेली इतना ब्लड आता नहीं है जितना हमें चाहिए होता है। उसके लिए हमें कैंप करने पड़ते हैं, वरना 5 से 6 बैग तो डेली वैसे डोनर दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, ठीक है। बाय। अच्छा, ये कुछ इंटरनी भी यहाँ पे हमने देखे हैं, तो ये आप क्या ट्रेनिंग करवाते हैं? यहाँ पे हमको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराई जाती है, अच्छा, फिर उन्हें ग्रुपिंग सिखाई जाती है, ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें हम उन्हें ट्रेन करते हैं। ठीक। फिर उन्हें RFL की ट्रेनिंग देते हैं, एम्बुलेंस में मरीज़ डालना निकालना सिखाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मरीज़ को डालते निकालते ही उसकी ना फर्स्ट एड की बजाय लास्ट एड कर देते। तो वो जो है, हाँ, तो वो हम सिखाते हैं फर्स्ट एड, कि डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप किसी की फर्स्ट एड अच्छी कर लोगे तो बहुत सी जानें बचा सकते हो। बेसिकली रेड क्रिसेंट का मकसद ही लोगों की जान बचाना है, और कुरान में भी लिखा है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत अच्छा, को ये बचा कहाँ से बच्चे बच्चियाँ आती हैं जो? ये मुख्तलिफ कॉलेजों से आते हैं। अच्छा। खासतौर पर सोशल वर्क डिपार्टमेंट के होते हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं। अच्छा। इनको डॉक्टर जैसे हौसयाब करता है, इनको मस्ट है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, फिर इनका 100 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, कोई वॉलंटियर भी आते हैं? वॉलंटियर ही आते हैं ये। नहीं, ये तो हो गया ना इनकी। हाँ, तो... ये इंटर्नी वॉलंटियर भी आते हैं। अच्छा, ठीक। वो वॉलंटियर आते हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। पहले फर्स्ट एड लाजमी सबको सिखाई जाती है। अच्छा, रज़ाकार के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। बेशक वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी एज का हो, और किसी भी एजुकेशन का हो। अच्छा जी, कोई उसकी उम्र, वो जो भी उसको आता है उससे वही काम ले लिया जाता है। ड्यूरिंग डिजास्टर या ड्यूरिंग अमन उसको उसी तरह ट्रेन करते हैं हम उसके लेवल पे जाके। अच्छा, आप मेरा ख्याल कई वर्कशॉप्स में या सेमिनार्स में बाहर भी जा चुकी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी क्रेडिट मेरे रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट को जाता है। अच्छा, कि मैं पहले HIV में काम कर रही थी और दुनिया HIV पे नाम सुनना पसंद नहीं करती थी। तो HIV एड्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में IIHMR, इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड मैनेजमेंट, आपके लम्स की तरह एक कॉलेज है, मैं वहाँ 13 डेज़ की ट्रेनिंग HIV पे करा के आई। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इतनी नहीं है HIV, शुक्र है। इंडिया का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे जा रहा है मुल्क, पहले साउथ अफ्रीका था। अच्छा। इस वक्त इंडिया है।
जिसमें सबसे ज़्यादा एड्स पाई जाती है। देखिए आबादी ज़्यादा होगी, मरज़ भी ज़्यादा होंगे, लोग भी ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी सबसे आखिर पे HIV का डाटा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके ऊपर बित है कि शायद ये कोई सेक्सुअल डिजीज़ है, ऐसा नहीं है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैली है, ये नशा करने वाले ID यूज़र ने फैलाई है। ये जो दांतों वाले डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट असली वाले की बात नहीं कर रही, जो क्वैक बैठे होते हैं ना, स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते तो दांतों में खून ज़रूर निकलता है और फ्रेश ब्लड कहीं पे भी लगा रह गया तो ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसकी वजह से लोगों में बहुत सारों में HIV का हमने एंटी स्टिग्मा पे काम किया है और लोगों में अवेयरनेस दी है। बहुत से मुल्क हमारे साथ काम करते रहे हैं। मैं पूरे सार कंट्री में ओनली वन उस वक्त साइकोलॉजिस्ट थी, काउंसलर, जो HIV पलवा, ये तस्वीरें आपके सामने लगी हैं, ये पलवा का पूरा बोर्ड है। अच्छा। तो ये पलवा उन्हें कहते हैं जो पीपल लिविंग विद HIV एड्स। अच्छा। एड्स के साथ रह रहे हैं, हम उन्हें जीना सिखाते हैं। बीमारी आ गई है ना, एक ऐसी बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस है, पर हेपेटाइटिस से लोग डरते नहीं हैं। हेपेटाइटिस 100 गुना ज़्यादा डेंजरस है HIV से। अच्छा। पर लोग उससे डरते नहीं हैं, स्टिग्मा नहीं उसके ऊपर। HIV पे आज भी स्टिल स्टिग्मा है और इस वक्त भी 40.1 जो है ना मिलियन लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। 2.5 से 3 लाख पाकिस्तान में मरीज़ हैं जो हमारे पास मौजूद हैं WHO के मुताबिक। लेकिन आपका डाटा क्यों कम आता है कि लोग टेस्ट नहीं कराते। बहुत से लोग डॉक्टर के पास, हाँ आपके पास डाटा तो वो होता है ना, जो हॉस्पिटल में मरीज़ गया आपने एंटर कर लिया, लेकिन जो मरीज़ इलाज करा रहा है किसी पीर फकीर से, कोई गली मोहल्ले, उनका डाटा बीच में शामिल नहीं होता। और बहुत से लोग टेस्ट नहीं कराते। पाकिस्तानी वैसे भी इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है कि वैसे ही टेस्ट कराते रहें, पैसे भी लगते हैं और यहाँ आपको पता ही है दाल रोटी पूरी करनी मुश्किल है, तो टेस्ट गरीब आदमी क्यों कराएगा। फिर गरीब को ये डर होता है बीमारी निकल आई तो डर भी होता है, बीमारी निकली तो इलाज कैसे कराऊंगा। लेकिन हमारा जो PACP है, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वो अगर खुदा न खास्ता कोई HIV पॉजिटिव निकल आए फ्री इलाज करते हैं इसका। अच्छा, ये बैनुल आपने बताया कि बैनुल-अक़वामी तंजीम है। हाँ जी। अच्छा, आप बाहर भी जाती हैं तो गाइडेंस आपको मिलती है, रहनुमाई मिलती है उनकी तरफ से। कुछ ऐसा आप बता सकती हैं कि पाकिस्तान को भी किसी मामले में रेड क्रिसेंट यहाँ पे जिस तरह से हलाल अहमर काम कर रहा है, कोई दुनिया ने फॉलो किया हो आपके किसी काम को? हमारी सबसे पहली तो बात यह है कि दुनिया में रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट की एक ही खूबी है, ह्यूमन इम्पार्शियलिटी। जी ठीक है जी। और हम इम्पार्शल हैं, न्यूट्रल हैं, इंडिपेंडेंस हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंस रखा गया है कि किसी सियासी प्रेशर में ना आए, तो ये उधर ही काम करेंगे। दूसरा, ब्लड के ऊपर हम इस वक्त हमारा है गैप है ग्लोबल एडवाइजरी पैनल। अच्छा। जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, हमारा थाईलैंड है और जापान है, फिर और से बहुत सारे कंट्रीज़ हैं एशिया के। पूरे एशिया पैसिफिक का ये एक ग्रुप है, उसमें पाकिस्तान मेंबर है। रेड क्रॉस अपना ये हमारे लिए एक दूसरी ये कि पाकिस्तान में ना हम नॉन र्यूमिनेटेड ब्लड डोनेशन को VNRBD हमारा एक सब्जेक्ट है, यानी वॉलंटरी नॉन र्यूमिनेटेड ब्लड डोनेशन। ब्लड देने के अगेंस्ट हम ना ब्लड लेते हैं, ना पैसे लेते हैं, ना कोई और हेल्प लेते हैं, रज़ा कराना लेते हैं और रज़ा कराना मुफ्त दे देते हैं। इसके ऊपर रेड क्रॉस बल्कि अपना पैसा खुद लगाता है, जबकि अभी भी बहुत से कंट्रीज़ में ब्लड सेल भी होता है, ब्लड के बदले ब्लड लिया जाता है, रिप्लेसमेंट ब्लड उसे कहते हैं, डोनेशन वो की जाती है। और मुझे प्राउड है कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट 95% जो है ना हमारे थैलेसीमिया के बच्चों को जो ब्लड लग रहा है टोटली VNRBD है। कोई पैसा नहीं लेते, कोई एक पैनी नहीं लेते, बल्कि उल्टा उसका क्रॉस मैच स्क्रीनिंग करते हैं, बच्चों का खाना बनता है, बच्चों की चाय बनती है, कुक रखा है, वो कुक खुद डोनर है, उसने खुद 75 दफ़ा ब्लड दिया है, मैंने खुद 50 दफ़ा ब्लड दे चुकी हूँ। मेरी पूरी रेड क्रॉस की टीम सब डोनर है, सिवाय उनको छोड़ के जो कुछ बीमार होंगे, बाकी सारे 4 महीने बाद ब्लड देते हैं। अच्छा मैडम, ये दुनिया जो है ना, देखें कि वो टेक्नोलॉजीज़ में कहाँ बुलंदियों पर चली गई। थैलेसीमिया का कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं निकल सका? ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया का, बोन मैरो। अच्छा। बोन मैरो ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान में आगा खान हॉस्पिटल में हो रहा है, कामयाबी से हो रहा है बहुत से बच्चों का, लेकिन बहुत महंगा है। अच्छा। यानी मोस्ट एक्सपेंसिव को बड़े ही अमीर लोग करवाते होंगे, और आपको पता है ज़्यादा अमीर लोग तो वैसे ही मुफ्त इलाज कराते हैं। जहाँ पाकिस्तान का आलमिया ये है, तो वो है ना 7 से 8 लाख पर ट्रीटमेंट है। और उसकी 2-3 शर्तें भी हैं। एक तो ये शर्त है कि उसी फैमिली का होता है थैलेसीमिया का बच्चा, दूसरी शर्त है उसी उम्र का हो, तीसरी शर्त है कि वो जीन
को मैच करते हैं तो उस फैमिली में तो ऑलरेडी थैलेसीमिया, क्योंकि जो फैमिली में ही पाया जाता है, माँ बाप की तरफ से आता है। उस फैमिली के दूसरे बच्चे अगर माइनर भी हों तो इतने हेल्दी नहीं होते कि वो अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनेशन दे सकें। दूसरा, जिस मुल्क में लोग ब्लड देते हुए डरते हैं, बोन मैरो कौन देता है? ठीक है। ये, और दूसरा ये बच्चे ही होते हैं टीन एज में ही मोस्टली, अल्लाह ना करे, माँ बाप के लिए एक क्या मैं कह सकती हूँ कि एक आजमाइश है, और टीन एज में ही ज़्यादातर की डेथ हो जाती है। 30-32 ईयर्स के भी हैं। अच्छा जी। देखने में आपको वो भी अपनी उम्र से आधे ही लगते हैं, इनकी ग्रोथ उस तरह नहीं होती। तो एक तो ये है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शुरू किया गया था बोन मैरो, लेकिन इतना कोई कामयाब नहीं हुआ। तो आगा खान हॉस्पिटल में कराची जाने का पहले खर्चा है, फिर वहाँ रहने का लोगों को 1 वीक खर्चा है, फिर जो 3-4 लोग जाएंगे उनका खर्चा है, फिर वो इतना एक्सपेंस जो कर सकता है वो करवाता है, और 1-2 लोगों ने करवाया भी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कोई पैगाम आप देना चाहें? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, अगर अल्लाह ने आपको हेल्थ दी है, सेहत दी है, तो सेहत की ज़कात है कि अतिया खून देने से आपका कोई नुकसान नहीं। शर्त यही है कि अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो, आपका वज़न 50 किलो से ज़्यादा हो, उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, आपको कोई खुद डिजीज़ ना हो और आप डरते ना हो, तो ये अतिया ज़रूर करें। इससे कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन इससे 3 जानें बच जाती हैं। 1 ब्लड बैग 3 जानें बचा रहा है। प्लाज्मा किसी को लग जाता है, रेड सेल किसी को, वाइट सेल किसी और को, तो क्यों ना हम कुछ लोगों की जानें बचाएं और फिर दुनिया से जाएं। जी नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की कि आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात रखी जाएं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, तो आप कमेंट्स में हमें बताइए। डॉक्टर साहिबा से हम इंशाल्लाह एक बार फिर मिलेंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे, मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे आपके जो सवालात हुए। इजाज़त दीजिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका।